मोल पे बात हुई थी, बोले थे उस पर जब न्यूमेरिकल आएंगे मतलब जब उस पर बात होगी तो और दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जिसमें मोल एन नॉट और किससे रिलेशन शो कर रहा था, एवोगैड्रो नंबर से। एन ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर, एन ए का मतलब क्या था बेटा, एवोगैड्रो नंबर। एन ए क्या था, एन ए सर एवोगैड्रो नंबर था, एवोगैड्रो संख्या। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये संख्या दिया था, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कई जगहों पे कई बुक में आपको मिल जाएगा बेटा 6.023 इंटू 10⁻20। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आप 6.022 पर भी लगा सकते हैं और 6.023 पर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे किस पर, दोनों होता है क्या? हाँ दोनों होता है। बात करेंगे बेटा रासायनिक संयोग के नियम। कौन सा नियम है बेटा, रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, किसी भी तरह के रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जिन नियमों का हम पालन करते हैं बेटा, उसी नियम को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, अब वो रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए कि हमने कोई रिएक्शन दिया कि A प्लस बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, C और D। ये कोई रिएक्शन है कि A प्लस बी है, A और B को हमने आपस में मिलाया तो हमको मिल गए C और D, मिल गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक होने वाली घटना के लिए जिन नियमों का हमने पालन किया, ठीक है ना, उस वही नियम क्या कहलाएंगे बेटा, रासायनिक संयोग के नियम कहलाएंगे। अब किसी भी, अब इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहोगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के दाएं तरफ लिखा गया है, ये दाहिना हिस्सा होता है ना कि बायां होता है, बाएं तरफ, जो बाएं तरफ लिखा गया है बेटा, इस बाएं तरफ को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहोगे बेटा, यानी कि रिएक्टेंट। क्या कहोगे इसको, रिएक्टेंट। और जो बेटा दाहिने तरफ होता है इसको कहते हैं बेटा उत्पाद, यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट। अगली चीज हम क्या समझेंगे, इसमें जो बी दूसरा नंबर पे जो लिखा गया है ना बेटा, इसको कहते हैं बेटा अभिकर्मक, यानी कि रीएजेंट। एजेंट समझते हो ना, जिसके आने से कोई काम होता है, रीएजेंट। तो इस ए के लिए बी रीएजेंट का काम करेगा और बी के लिए कौन काम करेगा बेटा, ए रीएजेंट का काम करेंगे, एक दूसरे के लिए रीएजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभिकर्मक। दोनों बातें समझ में आई बेटा, दोनों बातें समझ में आई ना। तो इसके लिए कुछ नियम है, रासायनिक संयोग के कुछ नियम है। तो पहले इसको हेडिंग बना लीजिए, रासायनिक संयोग के नियम, उसमें लिखिए, मैं बोल रहा हूँ 2 लाइन फटाफट बोले बेटा। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है, जिन नियमों का पालन किया जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। जैसे जैसे ये लिख लेंगे ना, और मैं उन नियमों को लिख दे रहा हूं। जैसे पहला नियम है बेटा, पहला नियम है द्रव्य की अविनाशिता या नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा है बेटा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम जिसको कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है बेटा व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पांचवा है बेटा गै-लुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम, यानी कि गैस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ऑफ गै-लुसैक। ये 5 नियम है बेटा, पांचों नियम आपको पढ़ने हैं। पहला द्रव्य की अविनाशिता का नियम, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तीसरा है दूसरा वही है ना द्रव्यमान संरक्षण पहला अथवा करके, दूसरा है बेटा स्थिर अनुपात का नियम और तीसरा है गुणित अनुपात का नियम और चौथा है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम और पांचवा क्या बेटा गै-लुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम। लिखिए सन 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में लेवासिये ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रस्तुत किया था। बाद में लैडोल्ट कौन बेटा लैडोल्ट लिख दिए, लैडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने बाद में लैडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि की, लैडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि की। इसकी क्या बेटा पुष्टि की। नियम क्या था देखिए जरा, उन्होंने कहा, कहने का मतलब द्रव्य अविनाशिता का नियम, मतलब द्रव्य अविनाशिता, अविनाशिता मतलब जो चीज़ खत्म न की जा सके, जिस चीज़ को क्या न किया जा सके बेटा। तो उन्होंने उसके नियम के अनुसार, किसके लेवासिये के नियम के अनुसार द्रव्य जो है, यानी कि जो यह पेन है और इस पेन का जो भी द्रव्य है, जितना भी इसका भार है कह सकते हैं, मैं इसे कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। इसको मैं एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि 1789 की बात है, यानी कि बहुत पहले की बात है, जब लोग बहुत कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, साइंस मतलब बहुत तरक्की नहीं किया था, मुश्किल से 60-65 ही तत्वों की खोज हो पाई थी। नियम के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था लोगों को, वैज्ञानिकों को। तो उन्होंने कह दिया कि हम द्रव्यमान अविनाशिता का नियम है एक, और उस द्रव्यमान अविनाशिता के नियम के तहत किसी भी वस्तु का या किसी भी जो मैटर है, उस मैटर का जो भी भार है, एक जो द्रव्यमान है, उसे हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बस उसके रूप को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पुष्टि भी दी। वो अलग बात है कि आज के समय में वो नियम बदल चुके हैं, आज कम भी होता है और क्या हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। उसके बारे में बात होगी। फिलहाल देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब दूसरा है कि द्रव्यमान संरक्षण माने संरक्षित है, वो कभी बदलेगा नहीं। जैसे इनके कहने का मतलब ये था कि अगर कोई रिएक्शन है A+B है और A+B से अगर C+D बन रहा है, ठीक है ना, तो इनके कहने का तात्पर्य ये बेटा कि अभिकारक ठीक है ना, तथा एक मिनट, अभिकारक का भार बराबर किसका भार बेटा,
यानी कि अभिकारक का जो भार रहेगा, जितना हम लेंगे बाद में हमको उतना ही बना करके क्या होगा, मिलेगा। क्या चावल में ऐसा होता है? चावल में ऐसा होता है? सर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वैसे ही ये पहले की बात थी कि अभिकारक का जो अभिकारक हम लेंगे और भी जितना लेंगे बाद में उत्पाद हमको क्या मिलेगा बेटा, उतना ही मिलेगा। बात समझ में आया? तो उसके अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, हाँ पुष्टि के बाद, पुष्टि की बोलेंगे, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। अभिकारकों का कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। कुल भार के क्या होता है बेटा? बात यही ना है। चलिए देखिए, मान लीजिए, तो वही इसीलिए मैंने लिखवा दिया है कि अभिकारक का जो भार होगा उत्पाद के कुल भार के क्या होगा बेटा, बराबर, नियमानुसार। नियमानुसार यही ना। एक रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन है बेटा कि अगर हमारे पास AgCl है और क्या है बेटा, NaNO3 है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और क्या है बेटा, सोडियम नाइट्रेट। अगर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को आपस में मिला दें तो आपस में मिला देने पर बनता है, क्या बनेगा, क्या लगता है आपको क्या बनना चाहिए? यहाँ देखो, दोनों रेडिकल को अलग करो, Ag प्लस और Cl क्या मिलेगा, माइनस। यहाँ पर प्लस करोगे तो Na प्लस, ठीक है ना, और क्या मिलेगा बेटा, NO3 माइनस, ये ना मिलेगा हो। अब इसका जो प्लस है इसके माइनस के साथ और इसका जो प्लस है इसके माइनस के साथ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बनेगा तो बना लो। क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम, कोई दिक्कत? ध्यान देना, कई लोग यहाँ से यहाँ बनाते हैं, मैं यहाँ से यहाँ बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसे फर्क नहीं पड़ता है। अभी सिल्वर क्लोराइड का भार कितना होगा और सोडियम नाइट्रेट का भार कितना होगा, जब दोनों के भारों का सम करेंगे, इन दोनों के भारों का जो सम करेंगे वही ना कुल भार होगा। सोचिए, मैंने क्या भार निकलवाना कल सिखाया था ना, कल ही तो बताए थे। चलिए अब आपका काम है AgCl का भार निकालना। कहो तो AgCl, सर सिल्वर के नहीं याद है, बाकी का पत्ती छोड़ दीजिए। सिल्वर का ही भार नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है, निकाल लीजिए। A108 अब प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, बोलो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, प्लस इसका भार जोड़ोगे ना, बोलो सर। तो सोडियम का भार कितना होता है, बोलो, यहीं पे प्लस कर देना, यहीं प्लस कर दे रहा है। सोडियम का हो गया 23, नाइट्रोजन का हो गया 14, ऑक्सीजन का हो गया 48, कोई दिक्कत? देखो एक ऑक्सीजन का 16, 3 गो है तो 16 3 48, तो 23, 14 और 48 जोड़ दो, 4 3 7 8 15 कर 5 हासिल 1 3 1 4 4 4 कितना 8, इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 5.5 3 8 8 4 12 कर 2 हासिल 1, यानी कि कितना आया, अभिकारक का जो भार है, अभिकारक का भार 228 कितना आया बेटा 5 आया ना। तो सर उत्पाद का भी भार उतना ही आना चाहिए, अगर उतना आता है तो हम मान लेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। यही ना कहने का मतलब है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सही है। चलिए सिल्वर का कितना है 108, सोडियम नाइट्रोजन का कितना है 14, इसका कितना 48 होगा बेटा, सोडियम का कितना होगा 23, क्लोरीन का कितना होगा 35, इसको जोड़ो 8 4 12 12 8 20 होगा बेटा, 20 3 23 23 5 28 28 कर 8 10.5 बाद में लगेगा ही, बचा 2 3 4 7 2 9 3 12 कर 2 हासिल 1 1 1 2। देखोगे ये उत्पाद का भार है क्या 228 कितना, सर जी अभिकारक का भार भी 228.5 और उत्पाद का भार भी कितना 228.5, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सही। नोट कर लीजिए। हाँ एक न्यूमेरिकल लिखो, इस पर एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, ओ पहले लिखे थे तुम लोग तो नहीं समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है।
केवल द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात हो रही है। लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखिए। 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तब तक गर्म किया गया जब तक उसका भार स्थिर न हो जाए, इसका अंतिम द्रव्यमान 6.72 ग्राम, इसका अंतिम द्रव्यमान 6.72 ग्राम पाया गया। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा निर्मुक्त हुई? इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा क्या हुई बेटा? निर्मुक्त हुई। सवाल नंबर फर्स्ट है, कह रहे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। हमारे पास क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना। और कह रहा है कि हमने इसको गर्म किया। हमने इसको क्या किया बेटा? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो दो चीज़ें आपको मिलती हैं। एक मिलता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और एक मिलता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिला कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या मिला बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से समझिए। तो कह रहा है कि जो इसका W है, W मैंने भार ग्राम में लिखवा चुके हैं पहले। जो इसका W है वो कितना दिया हुआ है बेटा? 12 ग्राम दिया ना। और इधर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है कि कितना होगा, X। कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है कि कितना होगा, यानी कि X। और एक अंतिम निर्मुक्त हुआ है 6 कितना बेटा? 72 ग्राम। यानी कि इसका पता लगाना है, मतलब है कर दे है सर जी। जो न्यूमेरिकल बोला वही लिखा गया है। अब क्या है? वी नो दैट क्या अभिकारक का भार बराबर उत्पाद का भार, यानी कि जो अभिकारक का भार होगा, ये ना अभिकारक है और ये दोनों मिला के ना उत्पाद हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? अभिकारक का भार कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम बराबर उत्पाद के भार में कितना है बेटा? 6.72 ग्राम। अब प्लस कितना बेटा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, प्लस के साथ है। तो अभी बताओ x का मान निकालना है, तो इसको मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा। तो x बराबर 12 माइनस 6.72। तो x बराबर कितना निकल गया बेटा? बोले x बराबर कितना निकल जाएगा? तो x बराबर निकल जाएगा बेटा 10 में से 2 जाएगा तो बचा 8, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा बेटा 2, बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ कितना बचेगा? 5। यानी कि सर x का मान आ गया 5.28 ग्राम। बोलो बात समझ में आ रहा है? 5.28 ग्राम। अतः इस अभिक्रिया में 5.28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होगी। कितना निर्मुक्त होगा बेटा? 5.28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बेटा? निर्मुक्त होगा। ध्यान दो, नियमानुसार क्या बेटा? कि 12 ग्राम अभिकारक है। अभिकारक का भार बराबर कितना हो गया? 12 ग्राम दिया हुआ है। और उत्पाद का भार अब हम निकाल लेंगे। बोलिए सर। एक तो पहले से था 6.72 प्लस 5 कितना आ गया? 28। ये ना, एक पहले से कितना था? 6.72 और पहले से कितना आ गया? 5.28 हमने निकाला है। किसका है वो? कार्बन डाइऑक्साइड का। दोनों को जोड़ दोगे 12 ग्राम है, ये है नहीं, 12 ग्राम हो जाएगा क्या? यानी कि सर जी अभिकारक का भार उत्पाद के भार के क्या हो गया? तो नीचे क्या लिखेंगे? यह नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है? पालन करता है। लिख लेंगे। समझ में आया ना? हाँ, एक और बता देते हैं न्यूमेरिकल, बड़ी बात नहीं है। जब 5.2 ग्राम
दूसरा न्यूमेरिकल है इसमें, जब 5.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 12 ग्राम एसिटिक अम्ल के विलयन में 12 ग्राम एसिटिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है तो 12 ग्राम एसिटिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है तो 3.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। 3.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तथा शेष द्रव्यमान 14 ग्राम प्राप्त होता है। कितना ग्राम प्राप्त होता है? 14 ग्राम प्राप्त होता है। सिद्ध कीजिए कि यह प्रेक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह प्रेक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है बेटा? हो गया? ध्यान से समझो बेटा। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एसिटिक अम्ल है CH3COOH, है ना? ये ना दिया है। इसमें हम मिला रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ना होगा? दोनों को मिलाने पर कुछ ना कुछ तो बनेगा सर। चलो बना भी लेते। जब दोनों को मिलाओगे बेटा, समझ में आ रहा है? जब दोनों को मिलाओगे तो मिलेगा तुमको CH3COONA, यानी कि N ने H को निकाल के ले गया ना इधर। बोलो बेटा, H को निकाल के ले गया। अब देखो यहाँ से बनेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इधर मिटा दें, और बनेगा बेटा पहले और बनेगा बेटा H2O, यहाँ से देख रहे हो ना, और बनेगा बेटा कार्बन डाई क्या बेटा ऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। गिन लीजिए, बराबर होगा, बराबर है, कहना नहीं है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? बोलो बेटा। अब बताओ दिया क्या क्या है? दिया है कि एसिटिक अम्ल कितना ग्राम है बेटा? 12 ग्राम। एसिटिक अम्ल कितना ग्राम है? 12 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है? 5.2 ग्राम। CH3CO, यानी कि जो बन रहा है, मुक्त हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है? बोलो 2.2 ग्राम, यही ना? ये बन रहा है। अब बाकी जो शेष हैं वो क्या बन रहा है? ये ना दोनों शेष हैं 14 ग्राम। तो सिद्ध करना है कि यह जो समीकरण है, यानी कि जो हमने प्रयोग किया है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए क्या जरूरी है कि सर अभिकारक का भार उत्पाद के भार के क्या हो जाए? मानो जितना ग्राम है, दोनों ग्रामों मिला के जितना हुई है सब है, ये दोनों मिला के उतने होके के चाहिए। ये ना नियम है, कुछ और है नहीं बेटा। इन दोनों को जोड़ दो। लिखेंगे अभिकारक का भार। तो अभिकारक का भार को एगो 12 ग्राम, एगो कौन बेटा 5.2 ग्राम। दोनों को जोड़ दो, कितना? 17.2 ग्राम। अभिकारक का भार इतना आया? बोलिए सर। और ये है उत्पाद का भार। किसका भार बेटा? उत्पाद का भार। जब उत्पाद का भार निकालोगे तो ये हो जाएगा 14 ग्राम। अब प्लस होनिया कितना है? 3 यानी कितना आ गया? 17.2 ग्राम। यानी कि सर क्या यह प्रेक्षण, यानी कि अभिकारक का भार उत्पाद के भार के बराबर नहीं हो गया? 17.2 ग्राम है, 17.2 ग्राम है। यानी कि लिख सकते हो तरह LHS बराबर RHS। कहो तो सर खाली मैथ में लिखाता है। तो नीचे क्या लिखोगे कि यह प्रेक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। बस हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है।